तन्या, रेहाना, शिंजनी, महीन, चंद्रानी, एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई एम गुड बेटे। नाउ आई एम गुड। ओके, एकवीरा, गुड इवनिंग। आर्यन, दीप्ति। Okay. Why is the class under the next chapter? Uh, Actually, I was not well, that's why. Now I'm okay. Good evening, Harshvardhan, Priya. Nothing, ऐसे थोड़ा सा बस. संस्कृति, अच्छा, thank you बेटा. वैष्णवी, good evening, good evening. Thank you. Good evening, अभिनव. प्रिपरेशन शुरू कर दिया आपने? प्रीवियस रिवीजन मुझे सर ने बताया, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स भी पूछ लिया उन लोगों से. थैंक यू अपूर्वा. नहीं, न्यू चैप्टर नहीं, अभी अभी तो सरफेस ही रहता है. ठीक है. सो दिस इज द क्लास फॉर द सरफेस केमिस्ट्री ओनली. अभी पूरा नहीं हुआ है. यस. गुड इवनिंग हंसिका. नो एवी. मुस्कान, रिफ्रेश करो बेटा. मुस्कान, प्लीज रिफ्रेश. यस, गुड इवनिंग राधिका. नहीं, कोई बात नहीं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड. हम अभी स्टार्ट ही करने वाले हैं. इवन अभी स्टार्ट किया भी नहीं है. लेट्स स्टार्ट. ठीक है. राइट. ओके. तो सरफेस केमिस्ट्री में एक बात बता दीजिए, आपने सर के साथ में शायद कोलॉइड से शुरू करना है मुझे, या अभी कैटलिस्ट शुरू करना है, ये बता दो बस. Which I need to start? Colloids? Catalyst done? Heterogeneous catalysis? No? चलो, हाँ, मुझे भी लग रहा था नहीं हुआ है. तो ब्रीफ में मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे आपके क्लास स्टार्ट करने से पहले, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले से थोड़ा थोड़ा लिख के रख लिया है. कैटालिटिक थ्योरी का आपके क्लास से. इफेक्ट ऑफ प्रेशर डन. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन व्हाट? आइसोथर्म्स हो गए. हाँ, आही मेटलर्जी का लगा हुआ है. मैं टेक्निकल टीम से बात करूंगी कि उसको चेंज कर देंगे टाइटल को. आइसोथर्म्स डन. ओके. सो लेट मी स्टार्ट विद द ब्रीफ ऑफ द कैटालिसिस. हाँ जी, राइट राइट, दैट आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद कैटालिसिस. सर ने भी कोलॉइड्स बोला, बट मुझे लगता है कैटालिसिस एक टॉपिक बीच में है जो हमें करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद दैट. यस. So if I talk about catalysis, this is actually the phenomenon to alter the rate of reaction, using catalyst. हम लोग कैटलिस्ट को यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेंगे. ठीक है. इसको हम लोग कैटालिसिस बोलते हैं. और कैटलिस्ट क्या सब्सटेंस होता है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है, दिस इज द सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में, इवन काइनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. दैट वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर काइनेटिक्स में. ठीक है. केमिकल काइनेटिक्स में हमने वो चीज पढ़ी थी. यहाँ पे भी हम सिमिलर उसी ट्रेंड पे बात करेंगे कि कैटलिस्ट जो है वो ऑल्टर करता है. जनरली बढ़ाता है रेट ऑफ रिएक्शन, बट कुछ केसेस में कम भी कर देता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट दिस कैटलिस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मोर कैटेगरीज, मतलब टू कैटेगरीज बेसिकली. वन इज पॉजिटिव, आप लोगों ने पढ़ा होगा. ये नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ. दूसरा होगा नेगेटिव कैटलिस्ट. ये हमने शायद लास्ट क्लास में कुछ थोड़ा बहुत पार्ट डिस्कस किया था इसका. पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो नहीं, लास्ट क्लास में नहीं किया था, काइनेटिक्स में डिस्कस किया था. पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, वाइल नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. ठीक है. ये आर को बढ़ाते हैं, ये आर को डिक्रीज करते हैं.
ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स भी होने चाहिए आपके पास में। सो पॉजिटिव कैटालिसिस में मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अमोनिया। हमने लास्ट क्लास में भी पहले भी एग्जांपल ये वाला लिया है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है आयरन, Fe। ठीक है, दैट इज द कैटलिस्ट हियर। नाउ इन दिस केस इट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज किया जा रहा हो कैटलिस्ट को यूज करके? यस। आपको अगर पता होगा कि H2O2 को डिकम्पोज करते हैं तो हमें मिलता है वाटर एंड ऑक्सीजन, ये मिल जाता है हमको। अगर इस सेम रिएक्शन में अगर हम लोगों ने H3PO4 डाल दिया, phosphoric acid, so this will be acting as negative catalyst। ये होगा नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल। सो हमारे पास दो टाइप के कैटलिस्ट हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, और नेगेटिव है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। मैंने आपको दोनों एग्जांपल भी दे दिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोमोटर्स। हैंड रेज्ड बाय आही। एक मिनट। यस आही, प्रीवियस पेज। ओके जी, राइट। ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि नेगेटिव कैटलिस्ट है या पॉजिटिव। यस बेटा, रेट को एनालाइज किया जाता है। वेरी गुड इवनिंग। अच्छा अंशिका, आपका लैपटॉप हैंग हो गया। चलो, हमने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। कैटलिस्ट होता है, हाँ, मॉलिब्डेनम प्रोमोटर है वंशिका, राइट। सो कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करेगा, पॉजिटिव बढ़ाएगा, नेगेटिव घटाएगा। ज्यादातर केसेस में कैटलिस्ट हम लोग टर्म ही इसलिए यूज करते हैं जो बढ़ाने वाला हो, बट कुछ जगह पे नेगेटिव कैटलिस्ट भी है, राइट। सो मैंने आपको एग्जांपल दिया है मैम। अच्छा सुयश, मैम कैन यू रिपीट फ्रीनलिक आइसोथर्म इन लास्ट 5 minutes? एनसीईआरटी मेंशन्ड दैट दोज हु डिक्रीजेस नोन एज इनहिबिटर। नहीं, एंजाइम्स के केस में जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं उनको इनिबिटर बोलते हैं। वो एंजाइम्स में होगा अपूर्वा, एक बार चेक करना, एक बार देख के बताना मुझे एनसीईआरटी में। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ही होगा, राइट मैम। लेकिन हेबर्स प्रोसेस में एक्चुअली फेरिक ऑक्साइड यूज होता है, आयरन यूज होता है बेटा, आयरन यूज होता है। हाँ हाँ हाँ, वो आप मुझे पोस्ट करना पूर्वा, मैं देखूंगी अभी। अभी मैं पिछले दिनों देख नहीं पाई मैम। यू आर नॉट स्टार्टिंग न्यू चैप्टर ना? नहीं नहीं बेटा, पुराना चैप्टर अभी सरफेस खत्म ही नहीं हुआ अंशिका, डोंट वरी। नया चैप्टर तब करेंगे जब पिछला कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है मैम। वी जस्ट हैव टू लर्न दीज एग्जांपल। यस बच्चे, यस यू हैव टू लर्न। मैम आप आगे का पढ़ा रहे हैं, कैटलिस्ट एनी रिएक्शन, व्हाई डू वी नीड नेगेटिव कैटलिस्ट? अच्छा देखो, कोई भी रिएक्शन, अब एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करते हैं, ये बात सबको पता है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसका डिकम्पोजिशन नहीं चाहिए। हमको H2O2 का डिग्रेडेशन H2NO2 में नहीं चाहिए, हमको H2O2 अपने एक्चुअल फॉर्म में चाहिए, क्योंकि एक अच्छा लैब रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करता है, दोनों काम करता है ये। ठीक है, तो अब हमें H2O2 को बचाना है, तो क्या करेंगे? डार्क कलर्ड बॉटल में रखेंगे। इसके साथ साथ अगर ट्रेसेस ऑफ H3PO4 डाल दीजिए, तो वो क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, जो थोड़ा बहुत भी अगर हो रहा होगा उसको भी रोकेगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी जरूरी है कहीं कहीं, जब हमें प्रोसेस को स्टॉप करना होता है, चेक करना होता है, रोकना होता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट दोनों है। लेकिन हाँ, जनरल केस में कैटलिस्ट टर्म भी हम लोग जो यूज करते हैं वो रिएक्शन को बढ़ाने वाले के केस में ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन स्टिल बोथ द टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पता कैसे चलता है? डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कौन कैटलिस्ट प्रमोटर होगा और कौन कैटलिस्ट जो है वो इनहिबिटर का काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोमोटर्स की। प्रोमोटर का नेम से ही पता चल रहा है, बढ़ाने वाला। ठीक है, और दूसरा जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कैटलिस्ट के साथ में, इनहिबिटर नहीं करते, एंजाइम्स के साथ में यूज करते हैं, पॉइजन्स। दो टर्म्स हो गई। प्रोमोटर से पता चल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, लेकिन वो तो काम कैटलिस्ट करता है, तो प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर जो है वो इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस, promoters increase the activity of catalyst। आप में से किसी ने अभी एग्जाम्पल लिखा था हेबर प्रोसेस में,
N2 plus 3H2 गिविंग यू 2NH3। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपकी एनसीईआरटी में भी और आपके स्टडी पैकेज में भी, तो प्लीज गो थ्रू विद दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली। सारे एग्जाम्पल तो यहाँ कोट करना थोड़ा मुश्किल है, आप लोग उस एग्जाम्पल्स को जरूर लर्न कीजिएगा। N2 plus 3H2 में Fe इज द कैटलिस्ट, ये बात हमको पता है, दिस इज कैटलिस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉलिब्डेनम भी डाला जाता है। दिस मॉलिब्डेनम इज, it is the promoter. What it is doing? It is actually increasing the activity of the catalyst. What is the catalyst? Iron. आयरन की जो रिएक्टिविटी है, जो कैटालिटिक एक्टिविटी है, उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? मॉलिब्डेनम, एमओ। ठीक है, तो ये प्रोमोटर हो गया, राइट। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल होता है, उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, वेजिटेबल घी बनता है। इस प्रोसेस में जनरली जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है निकल होता है, पैलेडियम होता है, प्लैटिनम होता है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, इसकी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए यहाँ प्रमोटर डाला जाता है, टेल्यूरियम। दिस इज प्रमोटर, टेल्यूरियम एक मेटल है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सो कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किसी भी कैटलिस्ट की हम लोग कोई सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं अगर बाहर से, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो कोई ऑक्साइड हो, कुछ भी जो एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। और पॉइजन कौन होता है? पॉइजन से नाम से पता चल रहा है कोई चीज जो किलिंग एक्टिविटी करे, यानी उसको खत्म करने का काम करे। सो बेसिकली प्रमोटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं पॉइजन्स, सॉरी प्रमोटर नहीं, पॉइजन्स, पॉइजन्स डिक्रीज द कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कॉन्टैक्ट प्रोसेस सुना है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बहुत वेल नोन प्रोसेस है, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे आप लोग। जब सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है तो सबसे पहले सल्फर को बर्न करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी उसको फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का एक मौका देते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली उसको लिखते हैं हम इस तरह से, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, SO3 में बदल रहे होते हैं ऐसा। ठीक है, और इस प्रॉपर प्रोसेस में प्लैटिनम जो है वो यूज किया जाता है एज द कैटलिस्ट। प्लैटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। ये नॉट ओनली प्लैटिनम, आपको पता है इस प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड, NO भी कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। इस प्रोसेस में V2O5 भी यूज होता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, दैट इज आल्सो यूज्ड एज द कैटलिस्ट इन कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू SO3। एक ही रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस की बात कर रहे हैं जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, और इस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन में प्लैटिनम जो है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, एक मिनट में चैट अनब्लॉक कर देती हूँ। हाँ बताओ बताओ, सोहम एंड तनिष्का, आप लोगों ने हैंड रेज किया, बेटा बताइए। कैटलिस्ट प्रमोट रिएक्शन करेगा एंड प्रमोटर प्रमोट कैटलिस्ट, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। मैम आप कहाँ से पढ़ा रही हैं? अंशिका, ma'am, if MO is not present, then Fe will act efficiently but not as much as it should be. ठीक है, करेगा जरूर एक्ट, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। ठीक है मैम, जहां तक सर ने पढ़ाया था उसके बाद से पढ़ा रही हैं। यस मैम, अगर ये नेगेटिव कैटलिस्ट है तो पॉइजन इज नीडेड और नॉट। देखिए कई बार कुछ मैम कैटलिस्ट आर प्रमोटर का सेम अमाउंट रिएक्शन में डाला जाता है। अच्छा, सो मैम पॉइजन विल आल्सो डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। जी बिल्कुल, पॉजिटिव कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए प्रमोटर डाला जाता है। देखो अब मुझे आपके क्वेश्चन समझ में आ गए। मॉलिब्डेनम एलिमेंट है बेटा, हाँ। सोहम, प्रिया, ओके। अब सुनो, अब मैं बताती हूँ। अब आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं, मेरे पास आप लोगों के क्वेश्चन आ गए हैं, मैं एक बार में आप लोगों के आंसर कर देती हूँ। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ए का कन्वर्जन बी में, बहुत सिंपल। इसकी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करने वाला एक सब्सटेंस मेरे पास एक्स है,
जो इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, एक्टिविटी नहीं, रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है, वो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। रेट को बढ़ाने वाला होगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, इतना समझ लो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट। मान लीजिए एक वाई सब्सटेंस डालने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, आरओआर बोल रही हूं मैं रेट ऑफ रिएक्शन को, आरओआर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब Y हो जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ गया? एक ही रिएक्शन में मान लीजिए एक सब्सटेंस डालने से रेट बढ़ गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा सब्सटेंस डालने से रेट घट गया, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब इसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या? कि क्या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। एक कैटलिस्ट का एक पर्टिकुलर काम है, उसे वो काम करना है, अब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना है। तो अगर उसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कैटेलिटिक एक्टिविटी increased by promoter और कैटेलिटिक एक्टिविटी डिक्रीज्ड बाय पॉइजन। एक चीज ये क्लियर कर लीजिए, कैटेलिटिक एक्टिविटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, प्रमोटर का यूज करके बढ़ा सकते हो, पॉइजन का यूज करके घटा सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, आप में से किसी का क्वेश्चन था कि क्या नेगेटिव कैटलिस्ट का प्रमोटर भी यूज होता है? हो सकता है। नेगेटिव कैटलिस्ट का जो प्रमोटर होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और क्या एक्टिविटी है नेगेटिव कैटलिस्ट की? रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना। तो अगर उसमें आपने प्रमोटर डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए H2O2 के डिकम्पोजिशन में फॉस्फोरिक एसिड जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसमें कोई प्रमोटर, मुझे नहीं पता उसका प्रमोटर क्या है, लेकिन मान लीजिए कि कोई प्रमोटर है, वो डालने से कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि H3PO4 जो रिएक्शन को स्लो कर रहा था और स्लो करने लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट जो काम कर रहा है, चाहे बढ़ाना या घटाना, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करते हैं प्रमोटर एंड पॉइजन। आई होप ये रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब एक बार जरा बता दो। हैंड रेज बाय अनन्या। अनन्या बोलो। पॉइजन प्रमोट्स नेगेटिव। पॉइजन कैन प्रमोट नहीं आपने घुमा दिया पूरा। ठीक है, पॉइजन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग द कैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, चलो ओके ओके, एनीवेज पॉइजन को डायरेक्ट रिलेट मत करो, तनिष्का कंफ्यूज मत हो। पॉइजन को रिलेट मत करो रिएक्शन के रेट से, पॉइजन को रिलेट करो कैटलिस्ट की एक्टिविटी से। कैटलिस्ट को आरओआर से रिलेट करो। कैटलिस्ट डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, और कैटलिस्ट की अपनी एक्टिविटी को कौन अफेक्ट करेगा? पॉइजन या प्रमोटर। ठीक है, मॉम पॉइजन ऑफ अ नेगेटिव कैटलिस्ट विल समहाउ इंक्रीजेस द रेट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं मैम। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट में पॉइजन डाला जाता है तो उसका आरओआर, हाँ बस उसी एस्पेक्ट में चलेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है, आपने उसमें पॉइजन डाल दिया तो बढ़ाने लग जाएगा, है ना। प्रीवियस पेज, यस मैं प्रीवियस पेज पे ही आने वाली थी। पॉइजन जो है, मैं आपको एग्जांपल प्लैटिनम का दे रही थी। जनरली कैटलिस्ट हैव प्रमोटर, जनरली कैटलिस्ट हैव, जैसे देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ाना है, कैटलिस्ट ढूंढ लिया, अब उनको लगता है अच्छा कैटलिस्ट तो मिल गया, क्या और कुछ कर सकते हैं, चलो प्रमोटर ढूंढते हैं इसका। तो ये हम लोग मतलब टाइम टू टाइम हर एक रिएक्शन के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट या कोई ना कोई कैटलिस्ट के लिए प्रमोटर धीरे धीरे ढूंढे जा रहे हैं, और अभी भी ये प्रोसेस तो ऑनगोइंग है ना। ठीक है, चलिए पॉइजन्स की बात कर रहे थे हम लोग। सो ये कैटेलिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें कैटलिस्ट प्लैटिनम भी हो सकता है, जिसमें कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है, जिसमें V2O5 भी हो सकता है कैटलिस्ट, और ये सब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, मैंने प्लैटिनम का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्लैटिनम अगर कैटलिस्ट है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को डेफिनेटली बढ़ा रहा होगा। अब यहाँ पे अगर सेम प्रोसेस में आपने आर्सेनिक ऑक्साइड डाल दिया, एक मिनट में यहां लिख लेती हूँ, इस कैटलिस्ट में इस प्लैटिनम में अगर आपने आर्सेनिक ऑक्साइड डाल दिया, AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, ये यहाँ पे पॉइजन की तरह एक्ट करने लग जाएगा, ये पॉइजन की तरह एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल पॉइजन का। मैं एक बार बोर्ड स्क्रॉल करके देखती हूँ, नहीं हो रहा, चैट पे गया हुआ है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, एक बोर्ड ले लेते हैं अगला। जी, सो
हाँ जी, एक और एग्जांपल, हेबर प्रोसेस जो वेल नोन हमारा प्रोसेस है जिसको हम लगातार यूज कर रहे हैं। Fe जो था कैटलिस्ट था, इसके लिए पॉइजन का काम करता है। फॉर Fe अगर यहाँ पे थोड़े से भी ट्रेसेस ऑफ H2S गैस आ जाएं तो दिस बिकम्स पॉइजन। ठीक है, हालांकि अभी 12th बोर्ड में तो ये चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते थे स्कूल एग्जाम के लिए भी। 20 मार्कर एमसीक्यूज, कौन किसके लिए पॉइजन है, कौन किसके लिए प्रोमोटर है, कौन कैटलिस्ट है, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा आपसे ये टर्मिनोलॉजी को लेकर नीट में भी क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का, ये पूछा जा सकता है नीट में भी कि कौन किसके लिए प्रमोटर है। एक सेकेंड जी, चलिए, तो ये हो गया दोनों ये वाला, मुझे लगता है ये सबको समझ आ गया होगा। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? जस्ट लेट मी नो। जी, गॉट इट, फाइन फाइन, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में अब हम बात कर लेते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी। नाउ एड्सॉर्प्शन थ्योरी से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अब आपने सोचा होगा कि अभी तो पढ़ा ही था टाइप्स, अब क्या ये? तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट। जैसे हम इसको टाइप ऑफ कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ कैटालिसिस भी बोल सकते हैं, टाइप ऑफ कैटालिसिस भी बोल सकते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अगर आपका रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों के दोनों सेम फेज में होते हैं तो हम उसे बोलते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। अगर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों ही डिफरेंट फेजेस में अगर प्रेजेंट है, फेज का मतलब क्या? फिजिकल स्टेट। ठीक है, डिफरेंट फेजेस या फिर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में अगर है तो हम इन्हें बोलते हैं हेट्रोजेनस कैटालिसिस। अब समझ आने के लिए जरूरी है कि मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, सो डेफिनेटली आई हैव द एग्जांपल फॉर यू। प्रीवियस एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, जो हमने अभी सल्फर डाइऑक्साइड वाला ही लिया था। होमोजेनस में तो मैं चाहती हूँ कि मैं वही वाला एग्जांपल ले लूं। सल्फर dioxide, the sulfur dioxide you are having combining with oxygen, it's giving you sulfur trioxide। अगर यहाँ पे आपका कैटलिस्ट NO है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तीनों गैस है, तो इसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनस कैटालिसिस। सिमिलरली अगर मैंने SO2 O2 गिविंग यू SO3 V2O5 लिया, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये भी गैसियस स्टेट में रहता है, तो ये भी हमारा होमोजेनस कैटालिसिस में आ जाएगा। लेकिन अगर सेम प्रोसेस में आपने SO2 प्लस O2 टू गिव यू SO3 और यहाँ पे प्लैटिनम को यूज कर लिया तो ये हो जाएगा हेट्रोजेनस का एग्जांपल, क्योंकि SO2 गैस है, O2 गैस है, लेकिन प्लैटिनम जो है वो मेटल है, सॉलिड है, तो हमारा ये हेट्रोजेनस का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो कहीं भी आप रिएक्शन मिक्सचर को देख के उनकी फिजिकल स्टेट ऑब्जर्व करके आप ये बता सकते हो कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो होमोजेनस कैटालिसिस का है या हेट्रोजेनस कैटालिसिस का। आप लोगों ने इन्वर्जन ऑफ शुगर सुना होगा, सब लोगों ने। केन शुगर लेते हैं, केन शुगर होता है C6H12O6, नहीं गलत किया ना, ग्लूकोज लिख दिया, C12H22O11। ठीक है, आप क्या करते हैं इसके इन्वर्जन के लिए? हाइड्रोलिसिस ही हो जाता है ना, यहाँ पे H2O ये डालते हैं और यहाँ पे बन जाता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। आप लोगों को पता होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन सब्सटेंस अलग अलग है, एक में कीटोनिक ग्रुप है, एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, राइट? सो केन शुगर में अगर आपने वाटर डाला इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट H2SO4, ये भी एक्वस मीडियम में लिया आपने, दिस इज एक्वस AQ, आई राइट हियर, ये लिक्विड है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है वो भी आपका एक्वस मीडियम में लिया हुआ है आपने, या फिर लिक्विड मीडियम में लिया हुआ है आपने। सो सारे के सारे सेम फेज में अवेलेबल हैं, तो होमोजेनस।
अगर डिफरेंट फेजेस में है, जैसे CH4 नहीं, CH4 नहीं, C2H4 प्लस H2 दोनों गैस, निकल डाल दो कैटलिस्ट तो बन जाएगा C2H6, इथेन बन गया। बट द एग्जाम्पल होगा हेट्रोजिनस कैटलिसिस का। इज दिस क्लियर फॉर ऑल? जस्ट लेट मी नो, बताइए। होमो एंड हेट्रो बहुत सारे हैं। R इज द रिएक्टेंट, यस। C फॉर द कैटलिस्ट। हेबर प्रोसेस में ROR जो है वो पॉइजन का काम करता है। H2S जो है वो हेबर प्रोसेस में पॉइजन का काम करता है। मैम टॉपिक हटा या चैप्टर? टॉपिक हटा है मैम शायद से ये वाला। अच्छा, कैटलिसिस का। मैम प्लीज रिपीट। अच्छा, H2S से हाँ ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा बेटा अल्टीमेटली। वी विल सी फेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो, राइट। प्रोडक्ट पे नहीं जाते हैं, इक्विलिब्रियम में जाते हो आप। प्रोडक्ट पे, इक्विलिब्रियम में आप थोड़ा सा वहां से रिलेट कर रहे हो। इक्विलिब्रियम के केस में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज देखते हैं, यहाँ पे हम रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को देखेंगे। एक्वस एंड लिक्विड सेम होगा, ठीक है। चलो दोबारा से एक बार बोल देती हूँ, समराइज कर देती हूँ। हाउ टू रिमेंबर द कैटलिस्ट ऑफ द डिफरेंट रिएक्शन। सारे नहीं करने पर एनसीईआरटी के जरूर करने हैं। तनिष्का एनसीईआरटी के लर्न करने एग्जांपल्स, एक भी एग्जांपल मत छोड़ना, ठीक है। नीच में भी एज इट इज उठा के डाल देते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपको कोई स्टेटमेंट में दे दिया कि ऐसा हो, ये इसके लिए कैटलिस्ट है, तो सब कुछ नहीं जाना है। मतलब ऐसा नहीं, इतनी सारी रिएक्शन से कैसे याद करेंगे, मुझे याद नहीं, किसी को भी नहीं याद होगा। तो एटलीस्ट आपके पास जो आपकी बाइबल है ना एनसीईआरटी, उसके एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसी के कॉन्टिन्यूएशन में बात करते हैं हम लोग। हिट, हाँ, होमोजेनस का मतलब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सारी चीजें अगर सेम फेज में है तो होमोजेनस कैटालिसिस। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में है, अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में है, तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ, मेरे पास हैंड रेज आया समिका एंड आही का। अच्छा, आपको अगर प्रीवियस पेज देखना है तो मैं ये दिखा देती हूँ आप लोगों को। आई डोंट थिंक कि कुछ नोट होने से रहा होगा, बट स्टिल बताइए जी। अच्छा, समीका रिपीट करने बोल रहे हो। मैंने बोला होमोजेनस कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ, नहीं, होमोजेनस कैटालिसिस वो टाइप ऑफ कैटालिसिस है जहां पे, अच्छा, इन्वर्जन एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है। मैंने दे दिया एग्जांपल आपको समझाने के लिए। आप कोई और एग्जांपल ले लो एनसीईआरटी का, ये यहां से याद कर लो। इन्वर्जन आपको आगे भी मिल जाएगा। आपको मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स में, वहां पे आएगा प्रोसेस, ठीक है। हालांकि कैटालिसिस की कैटेगरी नहीं होगी, लेकिन वो भी पूछा जा सकता है किस टाइप का कैटलिस्ट है। एनसीईआरटी में एग्जांपल है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट पे नहीं होगा कैटालिसिस डिपेंडेंट। सो होमोजेनस कैटालिसिस में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को देखो, सेम फेज है तो होमो, डिफरेंट फेजेस है तो हेट्रो, दैट्स इट, कुछ नहीं है और इसके अलावा। चलो अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। आपके कोर्स में जो जो है वो हम लेके चल रहे हैं। एक्चुअली जो हेट्रोजेनस कैटालिसिस है, दैट होल प्रोसेस इज एड्सॉर्प्शन बेस्ड। हेट्रोजेनस कैटालिसिस में हम लोग एक रिएक्टेंट लेते हैं, जनरली सॉलिड, जिसके ऊपर एक्टिव साइट्स होती हैं, जिसके ऊपर कुछ स्पेस होता है जहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाएंगे, रिएक्ट करेंगे, इंटरमीडिएट बनाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, और फाइनली आपको कैटलिस्ट एज इट इज मिल जाएगा। देयर वुड नॉट बी एनी चेंज इन द कैटलिस्ट, बट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदल जाएगा। सो एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड है हमारा हेट्रोजेनस कैटालिसिस। कैसे? आपके पास में कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, कैटलिस्ट एक्चुअली इसके ऊपर आएगा और यहां आके ये एड्सॉर्ब हो जाएगा। Adsorption of R is the reactant, don't be confused. Adsorption of R on catalyst surface. R जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो गया। एड्सॉर्ब होने के बाद में रिएक्शन हुई, रिएक्शन होके इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट बनके प्रोडक्ट बनेगा, बनेगा ही डेफिनेटली, और प्रोडक्ट बनके
प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और इसके बाद क्या होगा, मैं ऊपर लिख रही हूं यहाँ पे, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद में होगा डीसॉर्प्शन, यानी जो प्रोडक्ट अटैच हो गया था वो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। स्टेप्स क्या हुए, रिएक्टेंट कैटलिस्ट के ऊपर आया, एड्सॉर्ब हुआ, एड्सॉर्ब होने के बाद रिएक्ट किया, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट मॉलिक्यूल डिसॉर्ब हो गया, हट गया वहां से। अब वहां क्या बचा, कैटलिस्ट, कैसा, एज इट इज, विदाउट अफेक्टेड बाय एनी केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई उसके साथ में, वो एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए मैंने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पहले से बनाई हुई है, होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा होगा। पहले मेरे पास कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के पास कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं ये, जहां पे आके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो गया किसके ऊपर, कैटलिस्ट के ऊपर। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गेट डिफ्यूज्ड ओवर, अच्छा प्रीवियस पेज जी, आई एम फेसिंग ऑडियो इशू, इज द सेम विद अदर्स, बताओ बाकी लोगों को ऑडियो इशू है क्या? आई लॉस्ट कनेक्शन, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू आस्क। अच्छा, किसी को नहीं, मैं किसी का क्वेश्चन पढ़ रही थी, अंशिका शायद आपका क्वेश्चन था। मैम डिसऑर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट प्लीज टेल नॉट गॉट, अभी बताती हूँ, दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, रिफ्रेश कर लो। अनन्या एक बार बच्चे फिर से लिख दो क्वेश्चन, चला गया क्वेश्चन ऊपर। मैं स्क्रॉल भी करती हूँ तो कभी कभी चैट दिखता ही नहीं है ऊपर वाला, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है, वेट करो एक सेकेंड। अनन्या आपने बोला प्रोमोटर इंक्रीज द एड्सॉर्प्शन ऑन द कैटलिस्ट, हाँ जी ऐसा कर सकते हैं, प्रोमोटर ये कर सकते हैं बेटा, उनको रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है ना, तो दे कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, आई वाज, अच्छा प्रेरित आप भी लॉग आउट हो गए थे, ऐश्वर्या आप भी लॉग आउट हो गए थे, कोई बात नहीं, हमने कैटालिटिक थ्योरी पढ़ रहे थे हम लोग, जो कि एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड है, हेट्रोजिनस थ्योरी ऑफ, नहीं एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजिनस कैटालिसिस, उल्टा बोल दिया मैंने। सो कैटलिस्ट आपके पास है, रिएक्टेंट आएगा मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाई है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल डिफ्यूज ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, आके अटैच हो गया इस तरह से, राइट? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने लग गए, रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली देखो क्या हुआ, रिएक्टेंट आया, डिफ्यूज हुआ उसके सरफेस के ऊपर, आके इकट्ठा हो गया, एड्सॉर्ब हो गया उसके बाद। क्यों एड्सॉर्ब हुआ? क्योंकि कैटलिस्ट का नेचर है कि उसके पास कुछ साइट्स ऐसी अवेलेबल है जहां पे रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो सकता है, सरफेस एरिया ज्यादा है, कुछ साइट्स अवेलेबल है, आके रिएक्टेंट एड्सॉर्ब हो गया, रिएक्शन हुई दोनों के बीच में, रिएक्शन होके बन गया इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बनने के बाद फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद डिटैच हो जाएगा, डिटैच होके प्रोडक्ट आपको फाइनली अलग मिल जाएगा और कैटलिस्ट एज इट इज मिल जाएगा। ये पूरा थ्योरी है हमारा हेट्रोजिनस कैटालिसिस का। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है, क्योंकि हमने पहले भी यही पढ़ा, बताओ जल्दी से, कोई डाउट? नो, ऑल रिएक्टेंट्स गेट एब्सॉर्ब्ड ओवर द कैटलिस्ट, नहीं सारा नहीं होगा, डिपेंड करेगा कितनी एक्टिव साइट्स हैं, तो कैटालिटिक रिएक्शन में कैटलिस्ट के पास अवेलेबल एक्टिव साइट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, राइट? सो दिस ऑल द स्टेप्स आर कवर्ड, मैं फर्स्ट से शुरू कर रही थी, दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द डिफ्यूजन, सेकेंड स्टेप ऑफ एड्सॉर्प्शन, थर्ड स्टेप इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, फोर्थ स्टेप प्रोडक्ट फॉर्मेशन ये वाला, एंड फिफ्थ स्टेप डिसॉर्प्शन। फर्स्ट लाइन में भी बॉन्ड होगा ना, फर्स्ट पॉइंट में कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट में तो हाँ यस यस, सॉरी बाय बाय मिस्टेक आई जस्ट फॉरगॉट, प्रीवियस पेज, हाँ जी प्रीवियस पेज देख लीजिए। ठीक है मैम, डिफ्यूजन एंड एड्सॉर्प्शन में व्हाट इज द डिफरेंस? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट एक जगह पे स्टोर्ड है, आपने कैटलिस्ट के ऊपर डाल दिया तो कैटलिस्ट के ऊपर आके इकट्ठा हो गया, एड्सॉर्ब होने का मतलब उसकी एक्टिव साइट पे आके लग जाना। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। एड्सॉर्प्शन का मतलब देखो यहाँ है ठीक है, और यहां से इसको यहां तक आके एड्सॉर्ब हो जाना इज एड्सॉर्प्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस इज डन, नाउ लेट मी, मैम डिफ्यूजन क्यों डायरेक्ट एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ? डिफ्यूजन का मतलब देखो, सरफेस के ऊपर आके इकट्ठा हो जाना, आके अटैच नहीं होना, अटैच होना इज एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नहीं नहीं बनाना नहीं, मैंने तो आपको समझाने के लिए बनाया है, बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना नहीं बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दिस इज जस्ट टू भी ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जो कैटलिस्ट है
वो कितना एक्टिव है, मोर एक्टिव, व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोगों को एवी का इश्यू है क्या? फाइन। अच्छा, कुछ लोगों को लैगिंग लग रहा है, कुछ लोगों को फाइन लग रहा है। जिसको प्रॉब्लम आ रहा है बेटा प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो। मैम फीचर्स ऑफ द थियरी, नो नो, फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। अच्छा, फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, प्रीवियस पेज, ओके। मैं रिफ्रेश करती हूँ, आई जस्ट रिफ्रेश, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट रिफ्रेश। हम्म, अभी ठीक है? इज दिस फाइन नाउ? वीडियो नहीं आ रहा। जी, अभी ठीक है? वीडियो ब्लर है, ब्लर है, कोई बात नहीं। सेलेक्टिविटी के आगे हाँ लिखा होगा बेटा, देख लेते हैं। सेलेक्टिविटी के आगे कुछ नहीं लिखा, ये एक अलग टॉपिक है, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ठीक है। डिफ्यूजन इज जस्ट इकट्ठा होना, हाँ, और ज्वाइन होना यानी उस पे जाके स्टिक हो जाना, ठीक है, ये होगा, ठीक है। नाउ मोर एक्टिव, मोर कैटालिटिक एक्टिविटी, more active means more catalytic activity and more rate of reaction. अच्छा, more rate of reaction, ठीक है। प्रिया ने हैंड रेज किया, क्या हुआ प्रिया? चलो, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ज्वाइन होना इज एड्सॉर्प्शन, यस यस यस। आप आज डिफ्यूजन लिख दिख रहे हो, व्हाट यू डिड, मतलब डिफरेंट बोल रहे हो, मैं डिफ्यूजन पढ़ रही हूँ, देखो केमिस्ट्री का इफेक्ट आ गया है। हाँ जी हाँ जी, ओके, चलो छोड़ो, अच्छा पढ़ते हैं फिर आगे। व्हाट इज मेंट बाय मोर कैटालिटिक एक्टिविटी? मोर कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब है मतलब ऐसे ही कि टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन मोर, ठीक है। हाँ, चैट ब्लॉक कर देते हैं अभी, यस। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी रिएक्शन को सेलेक्ट करना, उसको मतलब परफॉर्म करने के लिए ये देखना कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में यही कैटलिस्ट सही रहेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जनरली जो कैटलिस्ट होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन का कैटलिस्ट सेलेक्टिव होगा, यही रिएक्टेंट उसको मतलब कैटलाइज करेगा, कोई भी उठा के करने लग जाओ तो नहीं करेगा। जैसे प्लैटिनम किसी रिएक्शन को अगर कैटलाइज कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सारी रिएक्शंस को कर देगा, नहीं, कैटलिस्ट आर सेलेक्टिव। और इसके साथ साथ एक ही रिएक्शन में अगर आपने डिफरेंट कैटलिस्ट यूज किए तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर द सेम रिएक्शन different catalyst can form different products, डिफरेंट कैटलिस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, आपकी बुक का एग्जांपल है, वैसे तो एनसीईआरटी में भी है शायद, CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो मीथेन एंड H2O बनता है, ठीक है, इस तरह से मीथेन प्लस H2O बन जाता है। सेम रिएक्शन को यूज करेंगे हम लोग, CO प्लस फिर से H2, इस बार बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे बनेगा CH3OH, मीथेनॉल बन गया, ठीक है। मीथेनॉल बन गया यानी कि हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2। इसमें हमने कैटलिस्ट जो था, ये बनाने के लिए हमने कैटलिस्ट एक्चुअली चेंज किया, हमने यहाँ पे जो कैटलिस्ट डाला है वो कॉपर पाउडर
यहाँ बहुत छोटा हो जा रहा है। थोड़ा सा, एनीवेज कॉपर, ये मैं कैटलिस्ट इसका ना ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे जो कैटलिस्ट आना चाहिए, दिस आई एम जस्ट राइटिंग हियर। कॉपर पाउडर में जिंक ऑक्साइड डाला हुआ और इसके साथ में Cr2O3 डाला हुआ। ये अगर आपने कैटलिस्ट यूज किया तो आपको मिलेगा मिथेनॉल। सेम रिएक्शन है, सेम ही रिएक्शन को यूज करते हुए मान लीजिए CO+H2 ही आपने किया, लेकिन इस बार कॉपर डस्ट डाल दिया आपने, सिर्फ कॉपर पाउडर डाला आपने, तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, मिथेनॉल बन गया। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज किया और बार बार प्रोडक्ट जो है वो बदल जा रहा है, यानी कि कैटलिस्ट बहुत सिलेक्टिव है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर एक स्पेसिफिक आपने कैटलिस्ट लिया है तो प्रोडक्ट वही बनेगा जो उस कैटलिस्ट के साथ, यानी कैटलिस्ट कैन डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है। तो सेलेक्टिविटी भी एक फीचर है कैटलिस्ट का, ये नोट कर लीजिए। और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें मैं आपको बस एक सेलेक्टिविटी का एक और एग्जांपल देने वाली हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिख के भी रखा हुआ है। मैम सेलेक्टिविटी की यहाँ पे मीनिंग क्या हुई, से बता दीजिए प्लीज। अच्छा प्रेरित, ठीक है। देखिए, सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को सेलेक्ट करेगा रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास में निकल था कैटलिस्ट जिसके सरफेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 दोनों आए, दोनों के आने से वहां पे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हुआ। लेकिन आपने निकल की जगह अगर कैटलिस्ट दूसरा यूज किया, दूसरा यानी कि कॉपर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, सो उस कंडीशन में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा था वो डिफरेंट हो गया, यानी कि कैटलिस्ट ने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट को कि मुझे क्या बनाना है। सो दिस इज बेसिकली द सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट दैट डिसाइड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैम प्लैटिनम हर रिएक्शन में वर्क क्यों नहीं करता, दैट पॉइंट। देखिए प्लैटिनम जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरली हम लोग कैटलिस्ट में यूज करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, तो वहां पे वो रिएक्शन करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग अपनी वैलेंसीज या अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं। रिएक्शन होती है, डिटैच होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, सो प्लैटिनम बहुत सारे रिएक्शंस में यूज होता है एज द कैटलिस्ट, लेकिन होना ये चाहिए कि रिएक्टेंट को भी तो उसके कंपैटिबल होना चाहिए ना, सेलेक्टिव भी तो होना चाहिए उसके हिसाब से। सो कैटलिस्ट अपने हिसाब से रिएक्टेंट को चूज करके अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है सेलेक्टिवली। ठीक है, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर, राइट। अब इसके बाद में शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट एक और टर्म है जियोलाइट करके। जियोलाइट आप लोगों ने सुना होगा, जियोलाइट को वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज किया जाता है, 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोजन चैप्टर में, वहां पे जियोलाइट था। यहाँ वो जियोलाइट नहीं काम आने वाला है, वो वाला जो डिस्कशन था परम्यूटेड प्रोसेस वाला वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है हमको, हम बात कर रहे हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की। शेप सेलेक्टिव का मतलब होता है ऐसे कैटलिस्ट जिनका जो कैटलिस्ट का जो पोर स्ट्रक्चर है, कैटलिस्ट जो है वो पोरस है, यहाँ पे लेट मी जस्ट चेक, हाँ पोरस कैटलिस्ट है ये। जो जियोलाइट्स होते हैं उनको शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। इनका पोरस स्ट्रक्चर है एंड allows only the reactants of compatible size to get absorbed। सिर्फ कंपैटिबल साइज वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आके एड्सॉर्ब होने देता है। तो एक्चुअली हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट का, कुछ इस तरह का। मैंने देखो बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स बना दिए। हनीकॉम्ब भी कुछ वैसा ही होता है, नेचर में बेंजीन के स्ट्रक्चर्स है। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, इसमें आके जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वो सेम, सॉरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम साइज के होते हैं, कंपैटिबल स्ट्रक्चर और कंपैटिबल साइज वाले होते हैं, वो आके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रिएक्शन हो पाती है। तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट में बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैं बार बार यूज कर रही हूँ नाम जियोलाइट का आता है, जिनको यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में।
जियोलाइट्स आर यूज्ड इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। वहां पे ये क्या काम करते हैं? इथेनॉल से गैसोलिन बनाने में, हाइड्रोकार्बन्स की क्रैकिंग में, बहुत सारे जगह पे यूज किए जाते हैं। तो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है कि जियोलाइट्स वो टाइप के कैटलिस्ट हैं जिनका एक स्पेसिफिक पोरस स्ट्रक्चर होता है। ऑलरेडी रिटन मैम, माय क्वेश्चन प्लीज लुक। हैंड रेज बाय तनिष्का अंशिका। हाँ जी बेटा बताओ, प्रीवियस पेज। जी मैम, कैटलिस्ट चूज रिएक्टेंट एंड डिसाइड्स द प्रोडक्ट एज वेल। कैटलिस्ट डिसाइड्स द प्रोडक्ट, मतलब जैसे चूज रिएक्टेंट तो मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन एनीवेज रिएक्ट कर ही रहे हैं, वेदर निकल ले रहे हो या कॉपर ले रहे हो, है ना, रिएक्ट तो कर ही रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चॉइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ कैटलिस्ट। पोरस कैटलिस्ट मींस, पोरस का मतलब है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। आपने हनीकॉम्ब देखा है, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये जो जियोलाइट है उसका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल वैसा सा मिलता जुलता है। ठीक है अंशिका, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, स्क्रॉल करके अभी चैट ब्लॉक करके आपका क्वेश्चन लेती हूँ अभी। सो जियोलाइट एक स्ट्रक्चर है जिसमें होल्स बने हुए हैं। अब क्या होगा, आपका सपोज हाइड्रोकार्बन जिसकी क्रैकिंग करानी है, वो हाइड्रोकार्बन उन स्ट्रक्चर में उसका मॉलिक्यूलर साइज उसके बराबर होगा और उसमें जाके एड्सॉर्ब हो जाएंगे, एक तरह से समझ लो। ठीक है, रिएक्शन होगी, फिर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, हनीकॉम्ब में क्या बताया आपने? मैंने हनीकॉम्ब में सिर्फ इतना बताया कि उसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब जैसा होता है। ठीक है, गॉट इट। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट में हम लोग जियोलाइट्स का नाम लेते हैं, और आपकी बुक में इवन एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसा ZSM5 करके लिखा हुआ है, यानी कि पोर स्ट्रक्चर 5 के आसपास, मतलब इन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है, इतना साइज तो 5, पोर स्ट्रक्चर इतना है तो ZSM6 होगा। तो पेट्रोलियम बनाने के लिए, पेट्रोल स्पेसिफिकली गैसोलिन बनाने के लिए ZSM5 को यूज किया जाता है, एज पर योर बुक। मैं एनसीईआरटी की भाषा बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये प्रीवियस पेज है, देख लीजिए। अंशिका, मैं आपका क्वेश्चन स्क्रॉल करके 1 मिनट में ढूंढ लेती हूँ, देन आई विल आंसर। ठीक है अंशिका, बस वेट अ सेकंड बेटा। पोर स्ट्रक्चर में शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, पोर स्ट्रक्चर का मतलब उसका स्ट्रक्चर में जो, अब देखिए जियोलाइट क्या होता है, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मिसिंग रह गया। जियोलाइट्स होते हैं, केमिकली क्या होते हैं जियोलाइट्स? जियोलाइट्स होते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। सिलिकेट्स पता है आप लोगों को? सिलिका और ऑक्सीजन से सिलिकेट्स बनते हैं, पी ब्लॉक में लास्ट ईयर पढ़ा होगा सिलिकेट्स। वहां पे एल्यूमिनियम आयन डिस्प्लेस कर देंगे कुछ सिलिकॉन आयंस को, तो एल्यूमिनो सिलिकेट बनेगा। ठीक है, Na, जैसे आपने सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट सुना होगा, Na2Al2SiO3, कुछ ऐसा सा सुना होगा आप लोगों ने, लास्ट ईयर पढ़ा होगा। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट जिसको हम लोग परम्यूटेट में यूज करते थे, जिसपे हम Na2Z बोलते थे, इसको याद करो, ये Z की जगह ये होता था। ठीक है, सो बेसिकली आई जस्ट चेंज द कलर। यस, सो जो ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, आपने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा कि सिलिकॉन एटम इस तरह से है और वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रल फैशन में इस तरह से अरेंज होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आता है यहाँ से, वो पोरस सा स्ट्रक्चर कुछ बनता है 3D में। सो दैट पोरस स्ट्रक्चर इज बेसिकली वी आर कंसिडरिंग हियर। निधि, निधि बताइए बेटा। जी, कैन यू प्लीज टेल हाउ मच आई हैव मिस्ड? आई हैड टू लीव द क्लास अर्जेंटली। हाउ मच? अच्छा ठीक है, सब ठीक है निधि, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना बेटा। ZSM5 जियोलाइट है, हाँ जी बेटा, हाँ जी। प्रीवियस पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ये कंप्लीट हो गया है हमारा मोरलेस। ZSM5 not got, that's a commercial name. ZSM5 is the zeolite 5, जिसका पोर स्ट्रक्चर जो है, साइज जो है वो 5 वाला है, 5 नंबर दिया गया उसको, कमर्शियल नेम है वो। ठीक है, और उसको यूज किया जाता है। दिस इज शेप सिलेक्टिव थ्योरी, यस, नॉट शेप सेलेक्टिव थ्योरी, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। पोर स्ट्रक्चर, अंशिका, हम पोर स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं आपको कि हर एक कैटलिस्ट का अपना, मतलब जो वो उसका स्ट्रक्चर ही पूरा पोरस है, उसमें बहुत सारे पोर्स बने हुए हैं। एक सेकेंड जी, हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो, उसमें बहुत सारे पोर्स हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कैटलिस्ट है, मुझे नहीं पता क्या है, मान लीजिए ये, इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्स बने हुए हैं।
पोरस स्ट्रक्चर है, होलो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कुछ कुछ बीच बीच में, इस तरह के पोर्स है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इसके कंपैटिबल साइज का होना चाहिए कि इसमें आके फिट हो जाए। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का साइज इतना बड़ा है तो ये आके इसमें फिट नहीं हो पाएगा ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो शेप सेलेक्टिव का मतलब है कि शेप इसके जैसा हो, साइज इसके कंपैटिबल हो, तब जाके रिएक्टेंट इसके पास आएगा। तो जियोलाइट 5 जो है, ZSM5 जो है, उसका पोर स्ट्रक्चर जो है, जो हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए चाहिए उतना अवेलेबल है, जिससे गैसोलीन बन सकता है। दैट्स इट। इतना, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना है कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है, अभी क्लियर है? यही पूछना था? अच्छा ठीक है, दैट्स गुड। वर्क ऑफ जियोलाइट, कैटेलिटिक एक्टिविटी, दो काम मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बताई हैं कैटलिस्ट के बारे में, जियोलाइट्स के बारे में स्पेसिफिकली। एक चीज मैंने आपको ये बताई है, अच्छा, एक चीज मैंने बताई है कि जियोलाइट परम्यूटेड प्रोसेस में वाटर के सॉफ्टनिंग में यूज होता था, वो 11th का था, पढ़ लेना प्लीज एनसीईआरटी से, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि ये गैसोलीन बनाने में या पेट्रोल बनाने में, इथेनॉल से पेट्रोल बनाने में इसको इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है नाउअडेज। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप एक्चुअली, तो बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये एब्जॉर्ब करता है रिएक्टेंट को अपने ऊपर पोर साइज के हिसाब से और प्रोडक्ट बना के देता है, ठीक है। चलिए चलिए, अब एंजाइम्स की बात करते हैं। अब एंजाइम्स मैं नहीं बताऊंगी ज्यादा, आप लोग बताते जाइएगा। आप लोगों को पता है ना एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। प्रिया, ZSM5 का मतलब है उसका पोर साइज जो है वो उस रेंज में है, जो 5 बताया ना, उनका कुछ माइक्रोमीटर में कुछ साइज होता है 5 जितना, ठीक है, ऐसा मान के चल सकते हो आप। बायो कैटलिस्ट, और बायो कैटलिस्ट क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। हमारे मतलब बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन, जैसे डाइजेशन में आप लोगों को पता होगा, अगर मैं बोलती हूँ लिपेज, व्हाट इट इज डूइंग? लिपेज फैट डाइजेस्ट करता है ये। हाँ, यस, चैट इज विजिबल टू मी। ये फैट डाइजेस्ट करता है। मैं एमाइलेज की बात करती हूँ, क्या डाइजेस्ट करता है एमाइलेज? कार्बोहाइड्रेट। ट्रिप्सिन, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। क्या है ये सब? एंजाइम्स हैं। एंड दीज ऑल आर बायोकैटलिस्ट। ये सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। नॉट ओनली डाइजेशन, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जिसमें कैटलिस्ट यूज होते हैं। क्वेश्चन आता है एंजाइम में और कैटलिस्ट में क्या फर्क है? कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन के लिए होता है, ZSM5 इज जियोलाइट। यस, जियोलाइट का एक टाइप है ZSM5, आप ऐसा बोलो, ठीक है। चलिए, सो एंजाइम जो है वो एक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जो नॉर्मल कैटलिस्ट है वो इतने स्पेसिफिक नहीं है। अगर मुझे फैट को डाइजेस्ट करना है तो आई नीड लिपेज, कोई और नहीं करेगा उस काम को, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ कन्वर्जन, जैसे अगर मान लीजिए स्टार्च को माल्टोज में चेंज करना है तो मुझे सलाइवरी अमाइलेज की ही जरूरत पड़ेगी, टाइलिन की ही जरूरत पड़ेगी, है ना, स्पेसिफिक हो जाएगा। माल्टोज का कन्वर्जन माल्टेज से होगा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द, बल्कि हमने ये तो नेम दिए हुए हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन, जैसे ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेज, रिडक्शन के लिए रिडक्टेज, ऐसे नाम रखे हुए हैं ना कैटल मतलब एंजाइम्स के। आपने बायो में ये चीज पढ़ी भी हुई है ना। सो बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक, more specific as compared to catalyst. ऑल डाइजेस्टिव वन, यस, डाइजेशन में है। जैसे इन्वर्जन के लिए इन्वर्टेज होता है, आप लोगों को पता होगा, इन्वर्जन के लिए इन्वर्टेज यूज किया जाता है प्रोसेस में, है ना, एज कंपेयर टू कैटलिस्ट, राइट। दूसरा क्या है इसका एंजाइम्स की के कैरेक्टरिस्टिक में? एफिशिएंसी, these are more efficient. Small amount of enzyme can catalyze the reaction for large number of reactant molecules. एक सेकेंड बेटा, large number of reactant molecules. जी, बोर्ड, पिछला बोर्ड, जी, कार्बोनिक हाइड्रोजिनेज, यस, ASE टाइप ऑफ रिएक्शन बताता है।
लाएज होता है जो ब्रेक करने के काम आता है, लिगेज होता है जो ज्वाइन करने के काम आता है। आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा, आप सब लोग बायो पढ़ रहे हो। Why more than catalyst? As ma'am, for a particular product, a particular catalyst is required, like here in enzyme. लेकिन बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, तो वहां निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कुछ भी यूज कर सकते हो ना, सिमिलर नेचर वाले कैटलिस्ट। लेकिन यहाँ पे एंजाइम आप कोई और नहीं कर सकते, एंजाइम तो वही स्पेसिफिक चाहिए, ठीक है, तो वो ज्यादा स्पेसिफिक है। एज कैटलिस्ट भी स्पेसिफिक है लेकिन इतने नहीं जितने एंजाइम्स। ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर, जितने भी एंजाइम्स हैं उनके लिए ना तो कम, डिजायर्ड से कम चाहिए पीएच, ना डिजायर्ड से ज्यादा चाहिए, यानी मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर मीडियम और टेम्परेचर आपने अगर फॉलो नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, थोड़ा सा अमाउंट बहुत ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन को कैटेलाइज करने में काम आता है, ठीक है। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट, समटाइम्स तो माइक्रो अमाउंट में आप ले रहे हो और वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। खुद देखो कि हमारे स्टमक में कितना लाइपेज बनता होगा, लेकिन इतना सारा मील ऑन अ डेली बेसिस डाइजेस्ट हो रहा होता है ना। हाँ जी बेटा, एंजाइम्स के अंदर है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हर एक कैटालिटिक प्रोसेस को बायो कैटलिस्ट अगर डाइजेस्ट कर रहा है कोई भी, आई मीन कैटेलाइज कर रहा है कोई भी रिएक्शन, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरत है। आपने नोटिस किया होगा अगर किसी को फीवर हो जाता है तो हमारे बॉडी में होने वाली जितनी भी एंजाइम वाली रिएक्शंस होती हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं, वो सारे स्लो हो जाते हैं। द रीजन बीइंग ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है ना। पीएच, एसिडिटी बढ़ जाएगी तो आपको पता है पेप्सिन काम नहीं करेगा। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में करता है, लेकिन एक्सेसिव एसिडिक हो जाए तो भी काम नहीं करेगा। हाँ जी, यस बेटा, राइट अंशिका। तो ये सारी चीजें ओवरऑल मतलब जरूरी है हमारे बॉडी के, अगर फिट है तभी एंजाइम्स प्रॉपर एक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर, ये पॉइजन जैसा हो गया। पॉइजन जैसा हमने पढ़ा था ना, इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले भी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। सो इनहिबिटर्स डिक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी और द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। और इसी तरह से जैसे प्रमोटर होते थे वैसे यहाँ पे कोएंजाइम्स एंड एक्टिवेटर्स भी होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कुछ प्रोटीनियस पार्ट होता है, एंजाइम्स तो खुद ही प्रोटीनियस नेचर वाले होते हैं। जो एक्टिवेटर्स हैं वो मेटल आयंस हो सकते हैं, जैसे कोबाल्ट हो सकता है। कोएंजाइम्स एंड एपोएंजाइम, बहुत डिटेल नहीं पता मुझे बायो में एकदम। आप तो पूरा बायो वाला पार्ट पे आ गए हैं। चलो, एफिशिएंसी में स्मॉल, हाँ जी बेटा, स्मॉल अमाउंट इज इफेक्टिव फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अरे नहीं कोई बात नहीं मुदित, बता दो वैसे। एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम, कोएंजाइम तो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, हेल्प करते हैं इंक्रीज कर रेट ऑफ रिएक्शन को, नहीं एंजाइमेटिक एक्टिविटी, है ना। चलिए मैम, पॉइंट 3 में लिखा इसके अंदर, मैम थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, ऑप्टिमम पीएच। सो सिंपल, दे एक्ट एट अ पर्टिकुलर पीएच एंड टेम्परेचर, नॉट लेस नॉट मोर, ठीक है। रेंज होती है पीएच की, एक्ट in a range of pH and temperature. डन, चलो आगे बढ़ते हैं। की एंड लॉक थ्योरी याद है, की एंड लॉक थ्योरी याद है आप लोगों को। एक स्पेसिफिक की के लिए एक स्पेसिफिक लॉक होगा। मैंने की उल्टी बनाई है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक स्पेसिफिक जहां पे की जाएगी तो कुछ ऐसा सा ही शेप होगा, जहां पे जाके फिट होगा, है ना। तो यहाँ पे एंजाइम होगा आपका लॉक और सबस्ट्रेट होगा की। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही स्पेसिफिक एंजाइम के काम आएगा। इनहिबिटर वो कॉम्पिटिटिव वाले होते हैं, हाँ जी। इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, दो कैटेगरी ऑफ इनहिबिटर्स होती है, ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल है उसमें, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में शायद, जहां पे ड्रग्स वगैरह की बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, वहां पे डिटेल में है।
वो वहां पे पढ़ लेंगे हम लोग। राइट, सो सबस्ट्रेट जो है आपका वो एंजाइम से बाइंड होगा, की लॉक में जाएगी, ओपन करेगी यानी कि रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। मैम कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर्स आर प्रमोटर हियर। जी, प्रमोटर का काम कर रहे हैं ये, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो की एंड लॉक थ्योरी क्या बोलता है? एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कम इन कॉन्टैक्ट, हियर इट देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा, इंटरमीडिएट होगा, और फिर एंजाइम अलग एंड प्रोडक्ट अलग। ये 3 स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप्स होंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट कांटेक्ट में आएंगे, ज्वाइन होएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंड फाइनली प्रोडक्ट बना के सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज की लॉक थ्योरी ऑफ द एंजाइम। जैसे की आके लॉक पे ज्वाइन होएगी, ओपन करेगी यानी प्रोडक्ट बनाएगी, फिर से डिटैच हो जाएंगे। दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चले, बताओ। की ज्वाइन होंगे तो ईएस होगा, की एंड लॉक ज्वाइन होंगे तो कॉम्प्लेक्स बन गया ना। अब जब डिटैच होंगे, एक्टिवेटर्स जनरली मेटल आयंस होते हैं, जैसे कोबाल्ट आयन हो सकता है, कोई भी मेटल आयन जैसे Mn2+, ये सारे एक्टिवेटर्स के एग्जांपल्स हैं। मैम बुक में एंजाइम की रिएक्शन दी है, वो सब याद करनी है। जी, याद करनी है बेटा, याद करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अंशिका मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूँ, होंगे ना मैम सेकेंड स्टेप में? ये जो स्टेप है एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है, मैंने बॉन्ड जैसा दिखाया, ये दे हैव ज्वाइंड हियर, ठीक है, दे हैव ज्वाइंड हियर, ठीक है। और फिर फाइनली ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और इनके सेपरेट होने से आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं अलग। एक्चुअली सेपरेट होते प्रोडक्ट बनने के बाद ही, नहीं सब्ट्रैक्शन नहीं है, बॉन्ड है ये। केमिस्ट्री में इसका मतलब ज्वाइनिंग होता है, सब्ट्रैक्शन मैथ्स में होता है जिसमें से आप हटा रहे हो, तो यहाँ जोड़ने के लिए भी बॉन्ड दिखाते हैं नेगेटिव साइन की तरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कोलॉइड्स, सुना है कोलॉइड्स आप लोगों ने? पार्टिकल साइज बताइए। 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इजंट इट? या फिर हम ऐसा बोलते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁻⁶ मीटर तक, ये साइज होता है। अब पार्टिकल साइज जो है वो ट्रू सोल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है। अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो या फिर कोलॉइड्स जो हैं ये बीच में आते हैं। इनका साइज बड़ा है पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन से, और इनका साइज छोटा है सस्पेंशन से, सस्पेंशन के पार्टिकल से। इज दिस क्लियर? ये तो सबको पता होगा। 1000 नैनोमीटर, हाँ जी बेटा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। वेरी गुड प्रेरित, गुड, ठीक है। मिल्क भी एग्जाम्पल में आता है, मिल्क एग्जाम्पल है कोलॉइडल सोल्यूशन का, ठीक है। अब आता है कि कैसे क्लासिफाई करें हम लोग, कोलॉइड्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो कोलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मैम कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन में डिफरेंस समझ नहीं आता, ओनली पार्टिकल साइज डिफरेंस है। हाँ देखो, सॉइल को पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद, तो सारे सॉइल के पार्टिकल्स नीचे पानी में बैठ जाते हैं, लेकिन ऊपर जो पार्टिकल तो भी कलर चेंज हो चुका होता है, कुछ येलोइश कलर आता है ऊपर मिट्टी वाले पानी का, वो जो येलोइश कलर आ रहा है वो आ रहा है कोलॉइडल साइज रेंज की वजह से, और जो नीचे बैठ गया वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन में हमेशा पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, अनस्टेबल होता है सस्पेंशन, और कोलॉइड जो होता है वो स्टेबल होता है, उसके पार्टिकल हमेशा ऊपर घूमते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट, ठीक है। यस, सस्पेंशन प्रेसिपिटेट बना देता है, राइट। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्लासिफाई कर सकते हो, इंटरैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ dispersed phase and dispersion medium,
डीपी एंड डीएम लिख दिया, मैं फुल फॉर्म अभी लिख दूंगी अलग। इनके बेसिस पे कर सकते हैं हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन। और तीसरा कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डीपी का मतलब डिस्पर्स्ड फेज, दिस इज डीपी, एंड डीएम का मतलब है डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सोल्यूशन बनाते हो तो सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट जो है वो डिस्पर्स्ड फेज की तरह एक्ट करेगा, और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट की तरह, ज्यादा अमाउंट में डिस्पर्जन मीडियम, कम अमाउंट में डिस्पर्स्ड फेज। दैट्स इट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दो फेज होते हैं हमारे कोलॉइड में, एक जिसमें डिसॉल्व है और दूसरा जो डिसॉल्व है। ठीक है, और दिस इज नॉट डिसॉल्व, एक्चुअली हम डिसॉल्व नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे डिस्पर्स्ड है। क्यों? क्योंकि ना तो पूरी तरह घुला मिला है ट्रू सोल्यूशन की तरह, ना ही सस्पेंशन की तरह आप सस्पेंडेड बोल सकते हो क्योंकि सेटल नहीं होने वाला। तो हम बेटर टर्म जो यूज करते हैं वो करते हैं डिस्पर्स्ड। सो मिल्क की अगर मैं बात करती हूँ तो मिल्क में जो फैट है वो वाटर में डिस्पर्स्ड होता है। मिल्क इज द कोलॉइड वेयर फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। इज इट क्लियर? ये बात पता है आप लोगों को? हाँ जी, फैट इज dispersed phase and dispersion medium is water. That's it. ठीक है, चलो अब क्लासिफाई कर लेते हैं, अब आगे क्लासिफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम, इनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ dispersed phase and dispersion medium. Then what if the cream is dissolved in water? हाँ, तो क्रीम को अगर आप डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो मतलब धीरे धीरे करके वो कुछ ऐसा ही अपीयरेंस देगा आपको, मिल्क जैसा, है ना। मिल्क में होता है ऑयल इन वाटर, हम बोलते हैं मिल्क इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड वेयर ऑयल इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ऐसा बोलते हैं, है ना। वो तो पूरा डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि उसमें जो फैट जो होता है उसको फिर डिसॉल्व करने के लिए आपको अच्छे से प्रॉपर चर्निंग करना पड़ेगा उसका, कि जिससे वो डिसॉल्व हो जाए। जनरली क्रीम कैसे निकालते हैं? क्रीम निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, तो एक बार जब फैट अलग हो गया तो दोबारा मिक्सिंग तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, चलो तो इस बेसिस पे हमारे पास में कैटेगरी हो सकती है सॉल, सॉलिड सॉल हो सकता है, एरोसॉल हो सकता है, फिर जेल हो सकता है, फोम हो सकता है, इमल्शन हो सकता है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, सॉल के केस में होगा सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, देयर आर थ्री बेसिस ऑफ क्लास, यस, थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट मैंने बताया आपको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट के हिसाब से, फिजिकल स्टेट, तो ये मैं फिजिकल स्टेट वाला क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। फर्स्ट इज जहां पे सॉलिड और लिक्विड होगा, सॉलिड एंड सॉलिड सॉल एंड एरोसॉल आर अंडर सॉल, नहीं अंडर सॉल नहीं बोलेंगे क्योंकि कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सॉलिड इन लिक्विड अगर है तो सॉल, सिर्फ सॉल बोलेंगे। अगर बोला गया कि सॉलिड इन सॉलिड है तो हम उसे बोलेंगे सॉलिड सॉल। मैं एग्जांपल भी दे दूंगी आपको। डिस्पर्स्ड फेज इज फैट एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड वाटर। मिल्क नहीं बेटा, वंशिका, वाटर बोलेंगे उसको। ठीक है, सॉल एक टर्म है जो यूज की जाती है कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए, जहां पे सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, अगर मुझे कोई बोले कि इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, तो यहाँ पे मैं सॉल का एग्जाम्पल ले सकती हूँ, सॉलिड इन लिक्विड में मैं एग्जांपल ले सकती हूँ पेंट का, नो इश्यूज। पेंट्स हो सकते हैं, पेंट्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। सेल फ्लूइड भी आ जाएगा, हाँ बेटा, सेल फ्लूइड आ जाएगा इसी कैटेगरी में। बहुत मतलब माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉइल को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए अच्छे से और फिल्टर कर लीजिए, वो भी सॉल बनेगा। स्टार्च को डिसॉल्व कर लो वाटर में, स्टार्च को वाटर में, स्टार्च सॉलिड है, वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, वो भी बन जाएगा सॉल। ठीक है, चलिए सॉलिड सॉल की कैटेगरी में एलॉय आ जाएंगे, एलॉयज आ सकते हैं। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल एमलगम एलॉय होता है वैसे तो वो भी।
मर्क्यूरी का जिंक के साथ में अमेलगम बना दीजिए, जिंक अमेलगम, है ना जी। एरोसॉल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। आजकल पोल्यूशन जब बढ़ता है तो हम लोग सबसे पहले एरोसॉल की बात कर रहे होते हैं। वहां पे पेंट कैसे, पेंट में जो होता है सॉलिड कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको लिक्विड में ऑयल में सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। स्मोक इसमें एग्जांपल आएगा बेटा। एरोसॉल में क्या होता है, सॉलिड या फिर लिक्विड इन गैस, ठीक है, राइट। गैस में सस्पेंडेड होते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड। इसमें आ जाएगा आपका फोग, फॉग भी आएगा। आपने ही एग्जांपल अभी मुझे दिया था, क्या एग्जांपल, डस्ट दिया था एग्जांपल, राइट। डस्ट हो सकता है। और एक स्मोक, 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 यस, हाँ जी। हैंड रेज किया प्रिया ने, बताओ। सोहम ने स्मॉग बोला। स्मॉग एक्चुअली एक और केमिकल चीज बन गई, वहां क्या हुआ, स्मोक और फॉग आपस में मिल गए, स्मॉग बन जाता है। तो वो हालांकि वो एरोसॉल की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन वो अपने आप में ही दो अलग अलग कोलॉइड्स का मिक्सचर है, ठीक है। ये अपने आप में ही दो अलग अलग टाइप के कोलॉइड का मिक्सचर है स्मॉग, इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिया यहाँ पे, ठीक है। डस्ट भी आ जाएगा इसी में, मिस्ट होगा, डस्ट होगा, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जेल की। जेल सुना है आप लोगों ने, जेल क्या होता है? I'm सॉरी, बोलो। अच्छा सेट। बढ़िया बढ़िया, अच्छा एग्जाम्पल दिया आप लोगों ने, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, amalgam is in liquid, it does not matter, only it composition matter, solid plus solid। देखिए रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है वैसे, लेकिन जब अमेलगम बनता है तो उसको सॉलिडिफाई करके रखते हैं, तो वहां पे फिर उसको इस कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, एनीवेज, जेल की बात कर रहे थे, लिक्विड इन सॉलिड की बात करते हैं। ये जेल होता है, बटर इस कैटेगरी में आता है। एक्चुअली बटर बड़ा कंफ्यूजिंग है, बटर जो है वो इमल्शन में भी आता है और जेल में भी आता है। लिक्विड फॉर्म में अगर ऑयल है तो हम उसे इमल्शन में रखेंगे, अगर सॉलिड है तो हम उसको जेल में रखेंगे, है ना जी। आई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाँ, इमल्शन को दोनों कैटेगरी में डाल दिया है। तो डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है तो आप उसको इमल्शन में डालोगे, लिक्विड इन लिक्विड। बता देती हूँ, इसको भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। फोम बताओ पहले, फोम क्या होता है? जो फ्रोथ बनता है उसमें गैस के बबल्स, हाँ झाग बोल सकते हो, हाँ, गैस इन सॉलिड जी। इसमें फ्रोथ आ जाएगा, और स्पॉन्ज भी फोम की तरह ही होता है ना, वो भी ऐसा सही हो जाता है। इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड। तो बटर यहाँ भी आ जाता है, मिल्क आता है इस कैटेगरी में, मिल्क आता है, बहुत सारे पेंट्स हैं कुछ इस तरह के जो लिक्विड फॉर्म में ही आपने, देखिए सॉलिड मटेरियल को ऑयल में डाला तो भी सॉल की तरह वो पेंट एक्ट करेगा, और अगर लिक्विड मटेरियल को ऑयल में डाला हुआ है आपने तो वो इमल्शन की तरह एक्ट करेगा। तो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट, व्हाट यू हैव रिटन इन एग्जांपल ऑफ द फोम। एग्जांपल ऑफ द फोम फ्रॉथ लिखा है मैंने बेटा, फ्रॉथ लिखा है, जो कि बहुत ही अनरीडेबल है। लादर बोल सकते हैं, हाँ, दैट्स बेटर टू राइट, लादर, ठीक है। इज फैट, फैट इज लिक्विड, हाँ, मोल्टन स्टेट में फैट बेटा लिक्विड होगा, मोल्टन स्टेट में, है ना। चलो, सो ये फिजिकल स्टेट पे क्लासिफाई कर लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, एक बहुत अच्छा सा क्लासिफिकेशन और है, बटर जेल। बटर जेल इसलिए है क्योंकि बटर में होता है, देखो जेल क्या होता है, जेल होता है लिक्विड इन सॉलिड, तो वहां पे सॉलिड के अंदर, सॉलिड यानी कि फैट के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। वाटर की ड्रॉपलेट्स सॉलिड फैट के अंदर अगर हैं तो बटर होता है, ठीक है। मोल्टन बटर अगर है हमारे पास तो हम उसको इमल्शन में रखते हैं, मोल्टन बटर इमल्शन में आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन,
किस तरह से, मैम प्लीज रिपीट द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज, देखो जो डिस्पर्स्ड है वो डिस्पर्स्ड फेज, जिसमें डिस्पर्स्ड है वो डिस्पर्जन मीडियम। मेरे पास देखो, इसमें मैं एक काम करती हूँ, आपको एक बोर्ड पे यहाँ पे समझा देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने वाटर डाला हुआ है, वाटर, ठीक है, और इसमें मैंने स्टार्च के ग्रेन्यूल्स डाल दिए। स्टार्च एक्चुअली पूरा डाला और अच्छे से इसको शेक किया, अच्छे से मिक्स किया, तो स्टार्च इसमें डिस्पर्स हो गया इस तरह से, ठीक है। फिल्टर पेपर से फिल्टर किया, फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश की, तो फिल्टर होके भी अलग नहीं हुए, वहीं पे है, लेकिन पता चल रहा है कि कुछ अलग अलग दो चीजें मिक्स की हुई है यहाँ पे। तो ये जो डाला है डिसॉल्व करने के लिए स्टार्च, जो आपने डाला है वो है डिस्पर्स्ड फेज, और जो वाटर है वो है डिस्पर्जन मीडियम। इज दिस क्लियर? राइट अपूर्वा? जिसको मिलाया वो फेज, जिसमें मिलाया वो मीडियम, ठीक है। चलिए, अब आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ये मैं यहीं पे बता देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन देयर कैन बी द टू कैटेगरी ऑफ कोलॉइड्स। वन होता है, एक होता है लायोफिलिक, फिल्टर पेपर फिल्टर करने के लिए। कोलॉइड को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, सस्पेंशन को फिल्टर कर सकते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। लायोफिलिक, लायोफोबिक। फिलिक का मतलब, लायो मतलब लिक्विड, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज को जो अच्छे से अट्रैक्ट करे, उसके साथ इंटरैक्ट करे, लिक्विड लविंग, दिस इज लिक्विड हेटिंग। जी, ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद रखना है, लायोफिलिक और लायोफोबिक से क्वेश्चंस आ जाते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी नहीं, नीट में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे स्टेबिलिटी को लेके, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इस तरह के क्वेश्चन, उस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देख पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। नेचर ऑफ इंटरैक्शन के बेसिस पे हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक है लायोफिलिक, एक है लायोफोबिक। यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो प्रिपरेशन इसका डायरेक्ट मिक्सिंग से हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम, ठीक है। मिक्स किया बन गया, लेकिन इसके लिए स्पेशल मेथड यूज होते हैं। जैसे आपको गोल्ड सॉल्व बनाना है, तो आप डायरेक्ट गोल्ड के अंदर कुछ वाटर मिक्स करके या कोई एसिड मिक्स करके नहीं बना सकते, एक स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा उसके लिए, चाहे वो केमिकल मेथड हो, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन हो, स्पेसिफिक मेथड यूज करने पड़ते हैं, ठीक है जी। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत स्टेबल होते हैं, वेरी मच स्टेबल। गोल्ड सॉल्ट, प्रिया नहीं समझ आया मुझे। स्टेबिलिटी लायोफिलिक की ज्यादा होती है, लायोफोबिक जो होते हैं वो लेस स्टेबल क्या बोल सकते हैं, या फिर इनस्टेबल भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल बोल देती हूँ मैं इसको, दीज आर अनस्टेबल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लायोफोबिक को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक मिक्स किया जाता है। लायोफोबिक, हाँ मैंने लायोफोबिक बोला बेटा, मैंने बोला स्पेशल मेथड इसलिए क्योंकि मिक्स नहीं होते वो आपस में, ठीक है। टाइम अप होने वाला है, प्लीज यहां तक का अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, यहां तक का अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और कुछ स्पेशल मेथड्स है जैसे पेप्टाइजेशन, ब्रीडिंग आर्क मेथड, ये सब इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में मैं फटाफट से ये वाली चीजें करा दूंगी आपकी। और ठीक है, प्रिपेयर करते रहो साइड बाय साइड नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेटा। बाय बाय, टेक केयर। फुल मार्क्स का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है।